हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, as you know that we have started our journey towards the micro and macro economics। तो उस जर्नी में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप भी सीखा, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे फीचर्स भी डिस्कस किए और माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस भी समझा। फिर हमने स्टार्ट की मैक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि जिस तरह से माइक्रो वर्ड जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रो, यानी MIKRO, इट मीन्स स्मॉल। उसी तरह से जो मैक्रो वर्ड है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रो, यानी जो माइक्रो वर्ड है मैक्रो दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रो। ये मैक्रो से निकला हुआ वर्ड है विच मीन्स लार्ज, जिसका मतलब है लार्ज। तो ये जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे हैं उस मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर कंसर्न, वी डील विथ द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे देश की इनकम यानी नेशनल इनकम, एग्रीगेट इनकम की बात किया, एग्रीगेट कंजम्पशन की बात किया, एग्रीगेट सेविंग की बात की, हमने टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात की, हमने टोटल कंजम्पशन की बात की, या हमने जो इकोनॉमी की टोटल डिमांड यानी एग्रीगेट डिमांड की बात करें या एग्रीगेट सप्लाई की बात करें, यानी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एग्रीगेट, यानी इट इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी। हम होल इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने दूसरा नाम भी लिया था, याद है? क्योंकि माइक्रो को आपने दूसरे नाम से भी पहचाना, दैट इज़ प्राइस थियोरी या वैल्यू थियोरी। उसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इनकम थियोरी। क्यों इनकम थियोरी कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देश की नेशनल इनकम को हम कंसिडर करते हैं। जब हम इकोनॉमी में रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करते हैं तो कोशिश ये रहती है टोटल आउटपुट बढ़े, टोटल इनकम बढ़े, टोटल प्रोडक्शन बढ़े, देश का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। दैट इज़ व्हाई इट इज़ राइटली नोन एज इनकम थियोरी। ओके बच्चों, अच्छा, जब हमने डेफिनेशन डिस्कस किया तो हमने डेफिनेशन को अलग अलग अंदाज में बाय द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट डिस्कस किया। जैसे पहला वेल नोन डेफिनेशन जो है, जो बहुत इजी है और बच्चों को अच्छा भी लगता है, दैट इज़ ऑफ कार्ल शैपेरो। What he said about the macroeconomics? He said कि macroeconomics deal with the functioning of economy as a whole। जब हम economy as a whole उसकी function को consider करते हैं, that is simply मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कार्ल शैपेरो क्या कहता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अच्छा, दूसरा डेफिनेशन हमने किया था दैट इज़ JL हंसिन का। ये डेफिनेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बच्चों, जब हमने स्कोप ऑफ मैक्रो डिस्कस किया था। आपको खाली एक डेफिनेशन लिखना है, लेकिन हमने डिस्कस 3-4 डेफिनेशन किए। जैसे कार्ल शैपेरो का डेफिनेशन लिया, या दूसरा हम JL हंसिन का डेफिनेशन लेते हैं, वो भी इजी है। JL हंसिन का कहना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं? लार्ज एग्रीगेट्स, बड़े एग्रीगेट्स सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, टोटल सेविंग क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, नेशनल इनकम क्या है। जब हम बड़ी बड़ी एग्रीगेट्स के बीच में हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, दैट इज कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है बच्चों? इट इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। तो ये था हमारा JL हंसिन का डेफिनेशन। इसके अलावा भी हमने कहा, जैसे हमने कहा के बोल्डिंग का डेफिनेशन। अब के बोल्डिंग ने भी डेफिनेशन बहुत इजीली अंदाज में कहा। उसने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी,
डील नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी, वो इंडिविजुअल क्वांटिटी के साथ डील नहीं करता है, बट इट डील विथ एग्रीगेट क्वांटिटी। नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम, वो देश की इनकम के साथ डील करता है। नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस बट विथ जनरल प्राइस लेवल। नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट बट विथ द नेशनल आउटपुट। तो के बोल्डिंग का भी डेफिनेशन हमने देखा। क्या कहा के बोल्डिंग ने कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नॉट विथ द इंडिविजुअल क्वांटिटी, क्वांटिटी वर्ड याद रखो, but with the aggregate quantity, not with the individual income but with the national income, not with the individual price level but with the general price level, not with the individual output but with the national output. Simple. Then हमारे अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, इंटायर फॉरेस्ट बट नॉट द इंडिविजुअल ट्री। हम एंटायर फॉरेस्ट को स्टडी करते हैं, नॉट ऑफ द इंडिविजुअल ट्री। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं, लंपिंग मेथड अप्रोच लेते हैं। हम पूरे किसी भी थियरी को ओवरऑल स्टडी करते हैं, तो उसे हम किस में इंक्लूड करते हैं बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हमने ये डिस्कस किए। अब आपको जब ये क्वेश्चन लिखने के लिए आता है बोर्ड में, तो ये 4 मार्क के लिए शॉर्ट नोट होता है। इंट्रोडक्शन में हमने सिंपल सा पैराग्राफ लिखा, उसके बाद एनी वन डेफिनेशन, वन मीनिंग इज रिक्वायर्ड, एंड इसके बाद यू विल स्टार्ट द फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल क्या ऑब्जर्व किया। अब हमने बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व किया कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, जहाँ पे हम एंटायर इकोनॉमी को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो वहाँ हम किस तरह के फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे फर्स्ट वर्स्ट है, दैट इज़ इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स शोज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट यानी लार्ज इकोनॉमिक यूनिट्स। हमें बहुत बड़े बड़े यूनिट्स को हम स्टडी करते हैं, जैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड हो गई, एग्रीगेट सप्लाई हो गई, हमने देखा था एग्रीगेट सेविंग हो गई, टोटल सेविंग, दैट इज़ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, टोटल सेव इन्वेस्टमेंट, या नेशनल इनकम आपकी आ गई, या आपके एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। तो हम जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स से डील करते हैं, तो हम किसके साथ डील करते हैं बच्चों, हम डील करते हैं विथ एग्रीगेट्स के साथ। इसके लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ये एग्रीगेट का स्टडी है, क्योंकि इसमें हम एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। पूरे इकोनॉमी के साथ वो कंसेप्ट जो है वो रिलेटेड रहता है। जो भी आपको उसमें डेटा मिलती है, जो भी थियोरी में हम जज करते हैं, इट इज़ कंसर्न विद द एंटायर इकोनॉमी, दैट इज़ वाई इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। फॉर एग्ज़ाम्पल आसान है, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड हो, एग्रीगेट सप्लाई हो, दैट इज़ टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो, नेशनल इनकम की बात करें, टोटल सेविंग कहें, टोटल इन्वेस्टमेंट कहें, जो आपकी मर्ज़ी, 2-3 लिखो, आपका काम हो गया। ओके और एक फीचर भी हो गया हमारा। देखो कैसे बातें करते करते हम लोग हर एक पॉइंट को इजीली समझते जाएंगे। तो ये हो गया स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। क्लियर बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है, जब हम मैक्रो की बात करते हैं, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड यानी ओवरऑल, चंकिंग मेथड यानी चंक, पूरे इकोनॉमी को एज अ सिस्टम करके समझा। क्योंकि इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो भी थियोरी करते हैं वो हम लंपिंग स्टडी करते हैं, लंपिंग मेथड फॉलो करते हैं। जैसे हमने प्रॉब्लम देखा, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना है, तो हमने प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ बनाए। तो वो प्रोग्राम्स और पॉलिसी एंटायर इकोनॉमी के साथ कंसर्न रहेंगे, उनके साथ रिलेटेड रहेंगे। जैसे हमने देखा था एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, अब एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एंटायर इकोनॉमी के साथ कंसर्न है, तो लंपिंग मेथड हम फॉलो करते हैं। जो भी हम इसमें थियोरी देखते हैं, जैसे बजट बनाया, बजट अनाउंस हुआ, तो बजट अनाउंस हुआ यानी इट इज़ कंसर्न विद द एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के साथ है। रेलवे का बजट बना, पूरे इकोनॉमी के साथ वो कंसर्न है। तो इस तरह से आपकी इकोनॉमी में जब भी हम
कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी थियरी लेते हैं तो व्हाट अप्रोच वी फॉलो, दैट इज लंपिंग मेथड। हम लंपिंग मेथड लेते हैं, यानी पूरी इकोनॉमी को हम डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों। थर्ड, मोर रियलिस्टिक अप्रोच। क्योंकि जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो इट इज़ एक्चुअल एंड मोर रियलिस्टिक अप्रोच इन द इकोनॉमी, क्योंकि ये हमारे डे टू डे इकोनॉमिक्स से हमें कनेक्ट करता है। जैसे हमने मैक्रो में स्टार्ट किया नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम तो ईच एंड एवरी ईयर, हर साल हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट गवर्नमेंट विल प्रिपेयर देयर ओन डेटा रिगार्डिंग द पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, हाउ दे विल ट्राई टू प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर का बजट। तो ये सब इंटर डिपेंडेंस हमें डेटा मिल जाती है। तो इसके लिए जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना बच्चों, तो वो मोर रियलिस्टिक अप्रोच रहता है, क्योंकि हमारे आसपास जो दिखाई देता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक्चुअल अप्रोच है जो हमें दिखाई देता है। हमने टोटल डिमांड देखा, टोटल सप्लाई देखा, टोटल सेविंग की बात कर रहे हैं या टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो इट शोज द एक्चुअल थियरीज इन आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी की थियरीज को हम स्टडी करते हैं क्योंकि वो रियलिस्टिक है। क्योंकि जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो में हम रियलिस्टिक क्यों नहीं कंसर्न करें, क्योंकि दैट इकोनॉमिक्स इज मोस्टली बेस्ड ऑन सेक्टर्स पैरिबिस, मतलब अजम्पशन पे बेस्ड था। वहाँ कुछ अजम्पशंस हैं जो कभी कभी उनके लिमिटेशंस बन जाते हैं, क्योंकि इतने सारे अजम्पशंस को एक साथ फॉलो करना सम टाइम इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन जब हम मैक्रो है तो कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन है तो कॉजेज़ क्या है, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, फिर गवर्नमेंट उनको कैसे ओवरकम करती है, तो इट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच। कौन से मॉडल्स हम फॉलो करते हैं, रियलिस्टिक अप्रोच। तो इस तरह से इट इज़ मोर रियलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, इनकम थियरी। ये इनकम थियरी है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड और कंसर्न विथ द नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम के साथ जुड़े हुए हैं। ये इनकम थियरी जो है हम उसे कहते हैं एज अ सेकेंड नेम, कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या रखा, इनकम थियरी। क्योंकि जब भी हम कोई भी थियरी एंटायर इकोनॉमी से करते हैं तो ओवरऑल हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंसर्न किससे रहते हैं कि देश का इनकम कैसे बढ़े। जब हम देश की ग्रोथ चाहते हैं, हम देश का डेवलपमेंट चाहते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम पॉवर्टी को रिड्यूस कर रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर रहे हैं, हम इनइक्वालिटीज़ के गैप को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी व्हाट वी विल ट्राई टू इंक्रीज द इनकम लेवल ऑफ आवर कंट्री। हम चाहते हैं हमारे देश की इनकम बढ़े, हमारे रिसोर्सेज इतने बेटर वे में एफिशिएंटली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो और यूटिलाइज हो ताकि ओवरऑल इनकम हमारी इकोनॉमी की बढ़े। इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, इनकम थियरी। क्योंकि इसमें हम ज़्यादा बात किसकी करते हैं, इनकम की। देश की इनकम कैसे बढ़े, ओवरऑल हम कैसे ग्रो करें, कैसे डेवलप करें, किस तरह से रिसोर्सेज को हम बेस्ट वे में एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। तो ये सब चीज़ें आपके लिए जब हम फॉलो करते हैं, यानी ओवरऑल देश की इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, इनकम थियरी। ओके बच्चों, सक्सेस। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर यानी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा, ये हमने 4th पार्ट में डिस्कस कर लिया था बच्चों। तो अगर आपको लगे कि सब्जेक्ट मैटर क्या क्या होता है तो वो चार्ट जो है वो आप 4th पार्ट में ज़रूर आप देख लेना। तो सब्जेक्ट मैटर में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फिर से, वहाँ डिटेल में है, यहाँ थोड़ा लिखना है, 2-2 लाइन में हमें एक एक फीचर जो है वो बताना है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बच्चों तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये चार्ट जो था वो 4 पार्ट्स में था। पहला था थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी हमने उसमें देखा था कि किस तरह से थियरी ऑफ कंजम्पशन और थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट
वो हमें सपोर्ट करती हैं। किस तरह से हम जितना कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे उतना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो इट विल शो द थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकंड पिलर हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का देखा था, दैट इज़ द थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। अब वो प्राइस लेवल आइदर समटाइम इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिखाती है और कभी कभी डिफ्लेशन दिखाती है। क्या है ये इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। व्हेन देयर इज़ अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, उसे हम महंगाई कहते हैं, जब परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाता है। And on the other side, when there is fall in the general price level, you will see that there is a deflation. वहाँ मार्केट में मंदी आ गई। अब मंदी क्यों होती है? क्योंकि इफेक्टिव डिमांड नहीं है, लोगों के पास इनकम नहीं है, तो ये भी हमें दिखाई देता है। दिस इज द सेकेंड पिलर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। और थर्ड है थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फोर्थ था थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 पिलर थे, यानी आपने सब्जेक्ट मैटर में बहुत इजीली लिख दिया कि इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी नंबर 1 थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थर्ड थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फोर्थ थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कितना काम आसान था, जो चार्ट था वो दिमाग में था, बस उसी चार्ट की हमने हेडिंग दे दी, हमारा काम हो गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, यानी सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका 6th पॉइंट है दैट इज़ फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें दिखाई देता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये ब्लैंक में भी आता है बच्चों। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या दिखाता था? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इसके लिए क्योंकि वो स्मॉल इंडिविजुअल थियरी थी। हर मार्केट का ट्रेंड हो, टेस्ट हो, पैटर्न हो, फैशन हो, अलग अलग रहता है, और हर थियरी जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्कआउट करती है, इंडिपेंडेंटली है। लेकिन यहाँ पे जब हम मैक्रो में देखेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, क्योंकि यहाँ पे जो इतने सारे हमारे वेरिएबल्स रहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स रहेंगे, ये इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। तो जो भी होगा जनरली विथ इंटायर इकोनॉमी से रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में होते हैं तो इट विल शो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये हमें जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस दिखाता है, किस तरह से हमने नेशनल इनकम को कंसिडर किया, किस तरह से हमने एग्रीगेट डिमांड को लिया, किस तरह से हमने एग्रीगेट सप्लाई को लिया, हमने टोटल सेविंग देखी, हमने देश की टोटल सेविंग देखा, हमने जीडीपी रेशो देखा। तो ये जो भी हम डील कर रहे हैं विथ इंटायर इकोनॉमी, तो ये जनरल इक्विलिब्रियम स्टडी यानी एनालिसिस हमें दिखाता है। लेकिन हम जब माइक्रो में थे बच्चों, क्या दिखाता था? पार्शियल। इसके लिए ये ब्लैंक भी आता है बोर्ड में कि जब माइक्रो है तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, लेकिन जब मैक्रो है तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। वो जनरली बात करता है कि इंटायर इकोनॉमी के साथ हम कैसे रिलेट करते हैं, कैसे कंसर्न हैं। तो दैट इज ऑलवेज स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। 7th इसका फीचर्स है दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमें दिखाता है कि वो पॉलिसी ओरिएंटेड है, यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो मोस्टली हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिखाई देता है। जब हम पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंटायर इकोनॉमी में जब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारी गवर्नमेंट सॉल्यूशन उसके लिए ज़रूर फाइंड आउट करती है, एंड दैट सॉल्यूशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी, प्रोग्राम, स्कीम, उसके फॉर्म में आता है। जैसे हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तो 1951 से हमने 5 ईयर प्लानिंग को स्टार्ट किया बच्चों। अब 1951 से जब हमने प्लानिंग स्टार्ट किया तो हर 5 ईयर प्लान में हमारी गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए कि पॉवर्टी कंट्रोल करनी है, उन्हें रिड्यूस करना है। तो सो मेनी प्रोग्राम्स हमने बनाए। लास्ट ईयर आपने 11th में पढ़े थे। देन अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हमें रिड्यूस करना है, उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रोग्राम्स बनाए। तो ये जो प्रोग्राम्स है, ये जो पॉलिसीज़ है,
ये फॉर्मूलेशन जो है वो कहाँ बनती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बनती है, क्योंकि हमें एंटायर इकोनॉमी का वो प्रॉब्लम रिड्यूस करना है। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज़ पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमें बताता है। यानी से फॉर एग्जांपल जैसे इन्फ्लेशन आया, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थियरीज़ को हम डिस्कस करते हैं तो उसमें सम टाइम ऐसा होता है, क्योंकि ट्रेड साइकिल्स भी दिखाई देते हैं और इकोनॉमी है तो बिजनेस अप एंड डाउन होता है। तो जब कुछ भी उतार चढ़ाव आया, कभी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आया, तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में गवर्नमेंट क्या करती है, किस तरह से वो बजट को जो है वो फॉलो करती है। तो वो क्या करेगी, आपकी गवर्नमेंट इस तरह से स्टेप्स लेगी, बजट को वो इस तरह से सरप्लस बजट को वो फॉलो करने की कोशिश करेगी ताकि आपका ओवरऑल इनकम लेवल रिड्यूस हो और जो भी इन्फ्लेशन के कॉजेज़ आए हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो और आपका इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाए। यानी हमारी गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमी के सिचुएशन के हिसाब से पॉलिसी बनाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके लिए हमने कहा बच्चों ये रियलिस्टिक अप्रोच है। जो भी बदलाव हुआ, सपोज़ इकोनॉमी में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि सपोज़ रिसेशन है, मंदी है, अब रिसेशन है, मंदी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डेफिसिट बजट फॉलो करेगी। डेफिसिट में हैवी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंकर करेगी और वो हैवी एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के थ्रू इंकर होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने कोई प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर दिया, कोई उन्होंने स्टार्टअप के फॉर्म में उन्होंने आपको सपोर्ट कर दिया। तो ऐसे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ के थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाता है। इसके लिए हमने उसको रियलिस्टिक अप्रोच करके कहा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी एक्चुअल इकोनॉमिक कंडीशन के साथ आपको रिलेट करता है। तो इसके लिए इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मैक्सिमम यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है जनरल प्राइस लेवल। ये भी हमने पढ़ा था, सेकंड पिलर ही हमारा यही था, क्योंकि जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी विल स्टडी द जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस में किस तरह से बदलाव आया, आइदर इन्फ्लेशन हुआ कि डिफ्लेशन हुआ। अच्छा, इन्फ्लेशन हुआ तो उसके कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ हैं तो फिर उन्हें कंट्रोल करना है, या रिसेशन आया तो फिर उन्हें रिड्यूस करना है। इस तरह से हम जनरल प्राइस लेवल की बात या स्टडी करते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि जब हम जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं, यानी हेयर वी विल ट्राई टू स्टडी द टेंडेंसी ऑफ प्राइस इन करंट मार्केट सिचुएशन, कि करंट मार्केट सिचुएशन में जब भी हम कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक्स थियरी को डील करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि जनरल करंट मार्केट प्राइस कैसी है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिखा रहा है कि वो डिफ्लेशनरी ट्रेंड दिखा रहा है, यानी मार्केट जो है वो प्रॉस्पेरिटी पीरियड में है या रिसेशन पीरियड में है। अगर हमें कुछ अफेक्ट कर रहा है, हमारी नेशनल इनकम को अफेक्ट कर रहा है, तो फिर आपकी इकोनॉमी में उससे रिलेटेड हम बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को बना लेंगे, सिंपल। तो ये सब चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीखते हैं, यानी वहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों, जनरल प्राइस लेवल। ओके, देन इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं इंटर डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो इंटर डिपेंडेंट है। इंटर डिपेंडेंट है, इसके लिए जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है, जनरल प्राइस लेवल है। क्योंकि जनरली हम जब बात करते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए तो यहाँ पे सब कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कैसे जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल जैसे बताती हूँ। समझो अभी हमने अपनी इकोनॉमी में कोशिश किया कि हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ाया, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा दी। ओके, अब जब हमने एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा किया तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका आउटपुट बढ़ा, उसकी आउटपुट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, यानी आपकी एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ी। देखो, आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बढ़ाया, जब आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बढ़ाया तो बट नेचुरल आपने ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ किया तो प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, यानी टोटल आउटपुट बढ़ा।
अच्छा, टोटल आउटपुट बढ़ा तो टोटल सप्लाई बढ़ा आपकी इकोनॉमी में। जब टोटल सप्लाई बढ़ा, टोटल इनकम बढ़ा, टोटल प्रॉफिट बढ़ा। फिर टोटल प्रॉफिट बढ़ेगा, टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेगा। तो क्या होता है, जब हम अपने किसी भी इकोनॉमिक कंसेप्ट को मैक्रो की एंगल से देखते हैं तो यू विल सी दैट ऑल द वेरिएबल्स आर इंटरडिपेंडेंट। एक बड़ा ना, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं अबाउट इंटरडिपेंडेंस वेरिएबल, यानी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। यानी एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को खींच लेते हैं कि आपने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया तो आपकी आउटपुट बढ़ गई, आपकी आउटपुट बढ़ गई तो टोटल सप्लाई बढ़ गई, टोटल सप्लाई बढ़ गई तो टोटल इनकम बढ़ गई, टोटल इनकम बढ़ गई तो टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। इस तरह से हमारे इकोनॉमी में वी ऑब्जर्व कि जब भी हम मैक्रो की बात करते हैं तो जो भी इसके वेरिएबल्स हैं, यानी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जब हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल यानी एग्रीगेट डिमांड हो, एग्रीगेट सप्लाई हो, टोटल सेविंग हो, टोटल इन्वेस्टमेंट हो, नेशनल इनकम हो, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को भी ऊपर बढ़ा के लेके जाएगा, और एक अगर फॉल होगा तो वो भी दूसरे को फॉल करके नीचे लेके आएगा। ये हमें ट्रेंड कहाँ दिखते हैं बच्चों, ट्रेड साइकिल्स में दिखते हैं। तो ये सब इंटरडिपेंडेंस वेरिएबल हैं जो हमें नॉर्मली दिखाई देता है अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा 10th है, दैट इज़ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ करंट इकोनॉमिक सिस्टम, और ये हमें दिखाता है एक डायनामिक साइंस। हम इसे डायनामिक साइंस भी बोलते हैं। डायनामिक क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट और रिजिड इकोनॉमिक्स नहीं है। जैसे जैसे बदलाव होते जाते हैं, हम यहाँ पे अपग्रेड करते हैं, यहाँ पे हम इम्प्रूव करते हैं, यहाँ पे हम ग्रो करते हैं, यहाँ पे हम डेवलप करते हैं। तो जो जो चेंजेस आती रहती हैं, वी विल ट्राई टू ब्रिंग इन आवर इकोनॉमिक सिस्टम। चाहे प्रोग्राम्स हो, चाहे पॉलिसीज़ हो, चाहे हमारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, इन सब में हम बदलाव लाते हैं। इसके लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को राइटली क्या कहते हैं बच्चों, इट प्ले अ रोल लाइक अ डायनामिक साइंस। डायनामिक यानी हमेशा आपको लेटेस्ट मार्केट से कनेक्ट रखती है। जो बदलाव आया, जो चेंजेस आया, वो चेंजेस हम अपने इकोनॉमी में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने कहा कुछ भी बदलाव आया, हमारे ट्रांसपोर्ट में बदलाव आया, हमने लाया। अगर हमारे कम्युनिकेशन में चेंजेस लानी थी, हमने वहाँ चेंजेस लाया। हमारे लॉ एंड ऑर्डर में हमने कुछ रूल्स को हमने चेंज करना चाहा, उसको हमने रिफॉर्म किया। तो इस तरह से बदलाव हम हर जगह लाते हैं जो हम पढ़ते हैं अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं बच्चों, इट इज़ अ डायनामिक साइंस। ये डायनामिक है, वो आपको हमेशा अपग्रेड रखती है। जो चेंजेस आया, जो बदलाव आया, या दूसरे देशों में क्या हो रहा है, दैट आल्सो यू विल स्टडी अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके बच्चों, देन नेक्स्ट है आपका इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो नेचर है। जब हम नेचर पढ़ते हैं तो हेडिंग दिया है, जैसे मैंने नेचर कैसा है, इस पे हम स्टडी करते हैं अबाउट द इकोनॉमी। हम स्टडी करते हैं अबाउट द एग्रीगेट्स। हम एग्रीगेट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हम कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच में जब हम रिलेट करते हैं तो वो कंजम्पशन थियरी है। जैसे ही हम टोटल इनकम और टोटल सेविंग को कंपेयर करते हैं तो वो सेविंग थियरी है। इसी तरह से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थियरीज़ को भी हम डिस्कस करते हैं। यानी आपके इस मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, हमेशा वो आपको किसके बारे में सिखाता है, एग्रीगेट्स के बारे में। ये स्पेशली पॉइंट मैंने क्यों दी, क्योंकि यहाँ पे जब हम नेचर की बात करते हैं, जैसे हम एग्रीगेट की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डायग्राम का सपोर्ट लिया। डायग्राम का सपोर्ट लिया यानी जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं ना बच्चों, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम हमेशा एग्रीगेट को कंसर्न करते हैं। एग्रीगेट के बारे में हम किसी भी थियरी को सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का बिहेवियर।
जब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का बिहेवियर दिखाते हैं, यानी वी विल गेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी। हमें यहाँ इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम लेवल मिलता है, यानी जनरल थियरी की बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया YOX, मैंने L का फॉर्मेट लिया। जब हम Y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो Y एक्सिस पे हम जनरली क्या दिखाते हैं बच्चों, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। जब हम Y एक्सिस लिखते हैं तो Y एक्सिस पे क्या दिखाते हैं बच्चों, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, X एक्सिस पे क्या दिखाते हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप कितने रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर रहे हो। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन एक्स एक्सिस आपने यहाँ पे दिखाया। ओके, अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है ये स्टार्ट होता है ओरिजिन से। ये ओरिजिन से आपका स्टार्ट होता है एंड स्लोपिंग अपवर्ड, क्योंकि जितने जितने रिसोर्सेज आप बढ़ाते जाओगे उतना उतना आपका टोटल सप्लाई विल गो ऑन इंक्रीजिंग, उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करते जाओगे और ज़्यादा सप्लाई करोगे। और अगर सपोज़ आपने कोई भी रिसोर्सेज एम्प्लॉय नहीं किया तो आपकी सप्लाई भी नहीं होगी, आपकी प्रोडक्शन भी नहीं होगी। तो ये स्टार्ट होता है ओरिजिन से, यानी ज़ीरो से। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम दिखाते हैं एक्स एक्सिस, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ऑन वाई एक्सिस। एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड इट्स स्लोपिंग अपवर्ड, वो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड का, एग्रीगेट डिमांड का जो है ये स्टार्ट होता है वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस से क्यों स्टार्ट होता है एग्रीगेट डिमांड, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भले आपके पास ज़ीरो इनकम हो लेकिन फिर भी हमारे इकोनॉमी का ऑटोनॉमस कंपल्सरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़रूर होता है। एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है और एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। इसके लिए जो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये स्टार्ट होता है, कुछ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ज़रूर खर्चा होता है, इसके लिए यहाँ से स्टार्ट होता है। और उसके बाद जितना आप रिसोर्सेज ज़्यादा इकोनॉमी में आप यूज़ करोगे उतनी इनकम डाइवर्ट होगी, और जितनी इनकम डाइवर्ट होगी उतना परचेजिंग पावर बढ़ेगा, उतना कंजम्पशन बढ़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो इस तरह से वाई एक्सिस से शुरू होता है एंड देन इट विल स्लोपिंग अपवर्ड। जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कर्व ने एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कट किया, वहाँ पे मैंने क्या दिखाया बच्चों, ई यानी आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। ये हमें इक्विलिब्रियम लेवल दिखाता है। इक्विलिब्रियम यानी आपके देश की इफ़ेक्टिव डिमांड। ये इफ़ेक्टिव डिमांड है हमारे इकोनॉमी की, यानी इक्विलिब्रियम लेवल, इफ़ेक्टिव डिमांड। जहाँ पे हमने ON यूनिट ऑफ रिसोर्सेस एम्प्लॉय किया, तो वो ON जो हमने यूनिट्स एम्प्लॉय किया है, लेबर एम्प्लॉय किया है, रिसोर्सेज एम्प्लॉय किया है, उस लेवल पे आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट जो सप्लाई है वो इस इक्विलिब्रियम यानी EN लेवल पे हमें मिलता है, यानी इक्विलिब्रियम लेवल पे मिलता है। यानी हमने एक नेचर की पॉइंट लेके मैंने बताया कि जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं तो बहुत सारे एग्रीगेट से डील करते हैं बच्चों। उसमें एग्रीगेट डिमांड भी होता है, एग्रीगेट सप्लाई भी होता है, एग्रीगेट कंजम्पशन भी होता है, एग्रीगेट सेविंग भी होता है और नेशनल इनकम भी होती है। जिसमें एक सिंपल एग्जांपल मैंने विथ अ डायग्राम दे दिया कि कैसे एग्रीगेट सप्लाई जब एग्रीगेट डिमांड को इंटरसेक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है बच्चों, इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं उस इक्विलिब्रियम को, इफ़ेक्टिव डिमांड। जहाँ पे हमने ON रिसोर्सेस को यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया और हमने इतना एग्रीगेट यानी EN लेवल का एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई हमें मिला। यानी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम हमेशा एग्रीगेट की स्टडी करते हैं, जो हमने फर्स्ट पॉइंट से ही शुरुआत की। अच्छा, लास्ट 12th पॉइंट है, दैट इज़ ग्रोथ मॉडल्स। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हैं तो वी विल स्टडी अबाउट सो मेनी ग्रोथ मॉडल्स कि कैसे इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है। और उस ग्रोथ मॉडल की जो शुरुआत है हम अपनी इकोनॉमी में हमेशा करते रहते हैं। जैसे हम से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं कि जब हमने 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट किया हमारे इंडियन इकोनॉमी में 1951 से, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने हमें ग्रोथ तो दिखाया
लेकिन वो एग्रीकल्चर एरिया में दिखाया, तो इसके लिए फर्स्ट प्लान को हम एग्रीकल्चर प्लान कहते हैं। लेकिन जब हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया तो हमने इसमें फॉलो किया पीसी महालनोबिस मॉडल। हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान में किसका मॉडल फॉलो किया बच्चों? हमने इसमें फॉलो किया पीसी महालनोबिस, इसका मॉडल हमने फॉलो किया। इसके पीछे रीज़न ये था कि किस तरह से हमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है, किस तरह से हमें बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना है। तो वो मॉडल हम सेट कर देते हैं ताकि आयरन स्टील इंडस्ट्री को हम ग्रो कर सकें, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर सकें, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर सकें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को ग्रो कर सकें, शुगर इंडस्ट्रीज़ को कैसे बढ़ाएं। तो हमने महालनोबिस का मॉडल फॉलो किया। तो ये तो हमने बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज़ का फॉलो किया। ऐसे हम बहुत सारे मॉडल्स हम दूसरे सेक्टर्स में भी फॉलो करते हैं। भाई जैसे रेलवे है, रेलवे को कैसे हमने मेट्रो का हमने मॉडल लिया, ओके, बुलेट ट्रेन का हमने प्रोजेक्ट लिया। जब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो किस तरह का मॉडल जो है, किस तरह की स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप कंट्रीज फॉलो करती है, सेम वी विल ट्राई टू ब्रिंग ओवर हियर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चों हम क्या फॉलो करते हैं? मॉडल फॉलो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल क्यों? क्योंकि जो मॉडल फॉरेन कंट्रीज़ में सक्सेसफुल हुए, जो मॉडल हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाए और हमारी कॉस्ट को रिड्यूस करे, हमारी इफ़िशियंसी को बढ़ाए और हमारी इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे, इंसेंटिव्स दे, रेवेन्यू दे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मॉडल्स को हम अडॉप्ट करते हैं। जैसे आप देखते हो जब हम रोड ट्रांसपोर्ट देखते हैं तो हमने कितने सारे प्रोजेक्ट्स को, अभी लेटेस्ट हमने देखा है, हमने हाईवेज़ बनाया है। ये जो एक्सप्रेस हाईवे हम बनाते हैं जिसमें हम रनवे भी हम लोग बता देते हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है कि कभी भी अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो एटलीस्ट हम लोग वो रोडवे जो है, वो एक्सप्रेस हाईवे जो है, वो हम एविएशन के लिए भी यूज़ कर सकें। तो ये सब क्या है? ये आपकी इकोनॉमी के ग्रोथ मॉडल्स हैं। तो वो हम मॉडल्स फॉलो करते हैं। तो ये मॉडल्स क्या करते हैं? आपकी इकोनॉमी का सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करता है, उनकी इनकम बढ़ाता है, उनकी टाइम मनी एनर्जी को बढ़ाता है बच्चों। तो ये तो आप बहुत देखते हो अभी अपनी इकोनॉमी में। तो इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या फॉलो करते हैं बच्चों? ग्रोथ मॉडल्स, कि कैसे हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, कैसे हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है। कि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर सेक्टर की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो इसमें हम क्या करते हैं? एक्सटेंसिव कल्टीवेशन तो फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन इंटेंसिव कल्टीवेशन के मेथड्स, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स हो, बेस्ट फर्टिलाइजर्स हो, बेस्ट पेस्टिसाइड्स हो, ड्रिप इरिगेशन हो, ये सब सिस्टम से हम इरिगेशन को अपग्रेड करते हैं। फिर इंडस्ट्रीज़ को, उन्हें कैसे अपग्रेड करना है, सर्विस सेक्टर उन्हें कैसे ग्रो करना है, यानी ओवरऑल इकोनॉमी को हमें ग्रो करना है। ऐसे हम मॉडल्स अपनी इकोनॉमी में ज़रूर फॉलो करते रहते हैं। इसके पीछे हमेशा हमारा एक ही जो हमारा मेन एम और ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें अपने इकोनॉमी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेशो बढ़ाना है। यही तो मैक्रो का मेन पर्पस है, क्योंकि हम पूरे इकोनॉमी को होल सिस्टम करके समझते हैं। बढ़ाना है तो पूरे देश को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं बच्चों? ग्रोथ मॉडल्स। कि इस देश ने ऐसा मॉडल फॉलो किया तो सेम मॉडल हम फॉलो करें, कि इस देश ने ड्रेनेज के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए ये मॉडल फॉलो किया तो हम भी फॉलो करें, ताकि हमारा देश भी स्वच्छता अभियान फॉलो करे, नीट एंड क्लीन लगे। तो ऐसे मॉडल्स फॉलो करेंगे तो हमारे देश की ब्यूटी बढ़ेगी, फॉरेनर्स विजिट करने यहाँ आएंगे, हम फॉरेन करेंसी को अर्न करेंगे। तो ये ग्रोथ मॉडल्स हैं। तो हमेशा इस तरह के ग्रोथ मॉडल को हम किधर स्टडी करते हैं बच्चों? अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये हमने फीचर्स पढ़े, जो 12 फीचर्स थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, लेकिन आपको इसमें से लिमिटेड फ्यू फीचर्स जो आपको अच्छे लगे आप इसको फॉलो कर सकते हो। यस बच्चों, जिस तरह से ये जो फीचर्स हैं मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड दीज फीचर्स इन माय वेबसाइट। मैंने अपने पूरे नोट्स में आपको ये सब अच्छी तरह से बता दिया। इसके लिए प्रेजेंटेशन की तो टेंशन रखना ही मत।
So yes, if you like this video, you can share this video with maximum of your friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.